सभी को नमस्ते। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में। और आज का ये सेशन एनवायरमेंटल लॉज के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज। एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज क्या होती हैं? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे इन्वायरमेंटल लॉज में चाहे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे वाटर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे एयर एयर प्रोटेक्शन एक्ट हो, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट हो, इन सभी एक्ट्स में जो है वो इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज को एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है। इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज क्यों एस्टैब्लिश करी जाती हैं? सो दैट द सैंपल्स ऑफ वाटर, एयर एंड वेरियस थिंग्स ऑफ एनवायरनमेंट दे कैन बी चेक्ड, इनको चेक करने के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज के बारे में। तो आप इसका आंसर जनरल सेंस में लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि एनवायरमेंटल लेबोरेटरी जो स्टेट जो हमारी एयर एक्ट में बनी है या वाटर एक्ट में बनी है या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एक स्पेसिफिक नहीं दी हुई है। सिंपल से क्वेश्चन पूछा हो कि व्हाट इज एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज, तो आप आंसर लिख सकते हो कि एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज आर दोज लेबोरेटरीज व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, central government under the various environmental laws like Environmental Protection Act 1986, Water Act 1974, Air Act 1985. And the purpose of these laboratories, क्यों laboratories establish होती हैं? So that the samples of air, water and other natural things like soil and other they can be analysis, इनका एनालिसिस किया जा सके, दे कैन बी चेक्ड, उनको चेक किया जा सके। और आपको बता दूं, इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी में काम करने के लिए गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल जो एनालिस्ट है उनको भी अपॉइंट करती है। जिन लोगों का काम होता है इन इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज में काम करना और साथ में उन सैंपल्स को एनालिसिस करना, उस पर रिपोर्ट तैयार करना। अगर वाटर एक्ट की बात की जाए तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी की बात करता है। एयर एक्ट की बात की जाए सेक्शन 17 इसकी बात करता है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 12 इसकी बात करता है। ये सारी बातें आप अपने आंसर में लिख सकते हो फॉर मेकिंग योर आंसर मोर सिंपल, मोर सोबर एंड मोर इफेक्टिव। ये अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए आप ये काम कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट सेकंड। यस, तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? देखिए, फॉरेस्ट को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक है विलेज फॉरेस्ट। ये तीन टाइप्स में फॉरेस्ट को डिवाइड किया है हमारे फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, जो ब्रिटिश टाइम पे बनाया गया था। ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसको इस पर्पज से बनाया था कि लोगों के ऊपर जो लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश किया जा सके, जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस है उनके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश किया जा सके, फॉरेस्ट से पैदा होने वाली जो चीजें हैं उनको फॉरेस्ट से बाहर लाने के ऊपर टैक्स इंपोज किया जा सके, इसलिए ये एक्ट बनाया गया था ब्रिटिश टाइम पे। और इस एक्ट में बेसिकली फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया तीन टाइप में, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक विलेज फॉरेस्ट। इस तीन टाइप से फॉरेस्ट को डिवाइड करने के पीछे पर्पस क्या था? पर्पस था कंट्रोल स्टैब्लिश करना। रिजर्व फॉरेस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का। लोगों को राइट्स नहीं मिलते वहां पे, लोग जब चाहे फॉरेस्ट में जाएं वहां से जाकर फ्रूट्स ले आए, लकड़ियां ले आए, ऐसे राइट्स नहीं मिलते। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में थोड़ा सा कम कंट्रोल स्टैब्लिश होता है गवर्नमेंट का, पर फिर भी इसमें काफी रुकावटें, काफी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाती है लोगों के राइट्स के ऊपर। रिजर्व फॉरेस्ट में तो टोटली रेस्ट्रिक्शन लगाएगी गवर्नमेंट ना। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी, जैसे जो जानवर वगैरह हैं घरों में
उनको चराने के लिए हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लेकर जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन के बाद, ऐसे नहीं। और विलेज फॉरेस्ट नाम ही बता रहा है कि विलेज के लोगों का ही फॉरेस्ट है, विलेज के लोग खुद उस फॉरेस्ट को रेगुलेट करते हैं अपने तरीके से, इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती। तो बेसिकली हमारा जो फॉरेस्ट एक्ट है, इट डिवाइड्स द फॉरेस्ट इनटू वेरियस पार्ट्स, बहुत से पार्ट्स में फॉरेस्ट को डिवाइड करता है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कोई फॉरेस्ट रिजर्व होगा, प्रोटेक्टेड होगा या विलेज फॉरेस्ट होगा। चैप्टर 4 की बात की जाए, फॉरेस्ट एक्ट 1928 के चैप्टर 4 की बात की जाए, जस्ट सेकंड, तो इस चैप्टर में सेक्शन 29 जो है वो एक्ट का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से डील करता है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लोगों को फ्रीली राइट्स नहीं होते कि लोग जो जब मर्जी जाएं और जाके अपने हिसाब से काम करें, अपने हिसाब से राइट्स को एंजॉय करें, उनके ऊपर कंट्रोल्स होते हैं गवर्नमेंट के। और साथ में कल को ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, इसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैन बी अपग्रेडेड इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लेटर ऑन एट लेटर स्टेज। अब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हजार्डस सब्सटेंस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द हजार्डस सब्सटेंस? एनवायरमेंटल लॉ का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हजार्डस सब्सटेंस की जब मैं बात करता हूँ तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हजार्डस सब्सटेंस नाम ही बता रहा है, खतरनाक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस है जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो व्यक्ति की लाइफ, व्यक्ति ही नहीं, इंडिविजुअल के अलावा, ह्यूमन बीइंग के अलावा एनिमल्स या जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो पानी में मैरीन लाइफ होती है, उन सभी के लिए खतरनाक होते हैं। तो hazardous substance has been characterized as an element or preparations which by reason of its chemical or physical synthetic properties may be dangerous to cause harm to individual, other existing animals, flora, microorganisms, other belongings to the earth. So basically, these are those substances which are harmful, which are not good for individual, for human being, for animals, flora, fauna, aquatic life, for microorganism, everyone. They are basically dangerous to all. These hazardous substances are dangerous to all, and some of the hazardous substances example can be taken as list of things that can be hazardous waste like leather tanneries, जो चमड़े के उद्योग होते हैं, वो वहां पे काम करना hazardous substances माना जाता है। वहां पे जो चमड़े के उद्योग हैं, दे आर hazardous बिकॉज वहां से जो गंदगी निकलती है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए, पानी की लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया, ऑप्शनल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड, इसका मैन्युफैक्चरिंग करना भी hazardous substance माना जाता है। तो बेसिकली वी कैन से hazardous substances are those substances which are not good for the health of individual, animal, aquatic life, flora, fauna, microorganism and other belongings of the earth. They are very harmful for everyone, they are dangerous for everyone. Example of hazardous substances, that the substances that basically come from the tanneries industries, electronic industries, of then manufacturing of lead. All these are examples of hazardous substances. तो स्टूडेंट्स, ये जो फाइल आपको दिख रही है ना, अगर इसके आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर, तो ये नोट्स पेड हैं। ये नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276, कुछ लोग ऐसे हमें मैसेज करते हैं सर फ्री में दे दो। भाई इसको लिखने के लिए मुझे 2 दिन लगे हैं, मैंने 50 पेज लिखे, लिखना बड़ा मुश्किल होता है। इस इलेक्ट्रिकल पेन के साथ लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो फ्री में पता नहीं किस मुंह से मांग लेते होंगे कुछ लोग। प्लीज ऐसे मैसेज किए मत करें और उनको डिमोटिवेट करने के लिए। तो आप लेना चाहते हैं तो आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, नो डाउट व्हाट्सएप पे मैसेज करिए आप हमें, और हमसे ये लेक्चर का नोट्स आप ले सकते हैं। 98 166 आपको डेफिनेटली हम नोट्स देंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर के टाइपिंग में नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे। पीडीएफ फाइल पेड है, वो आप हमसे बाय कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एरिया एज अ नेशनल पार्क?
अच्छा, नेशनल पार्क क्यों बनते हैं? बेसिकली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क्स क्यों बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत से पार्क को नेशनल पार्क डिक्लेयर करती है कि नेशनल पार्क है, कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर करती है। बस बेसिकली नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं? सबसे पहले पर्पज है कंजर्व द नेचुरल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना। हम नेशनल पार्क इसलिए बनाते हैं ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके, ताकि नेचुरल इन्वायरमेंट कंजर्व हो सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च, नेशनल पार्क बनाएंगे, उसमें जानवर आएंगे, उसमें पौधे होंगे, उसमें पेड़ होंगे, उसमें बहुत से स्पीशीज होंगी, तो उनके ऊपर एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज के लिए, रिक्रिएशन पर्पज के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं। क्योंकि जो नेशनल पार्क होगा डेफिनेटली गवर्नमेंट का कंट्रोल वहां पे ज्यादा होगा। जो नेशनल पार्क होगा डेफिनेटली गवर्नमेंट का इफेक्टिव कंट्रोल उस पर रहेगा। गवर्नमेंट के बिना परमिशन के कोई वहां के एक पेड़ को, पौधे को काट नहीं सकता। इससे होगा क्या, इससे कल को वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो स्पीशीज, वो पेड़ पौधे। और अगर एजुकेशनल पर्पज के लिए हम नेशनल पार्क में जाके विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट रिसर्च भी कर सकते हैं। तो बेसिकली नेशनल पार्क का एक तो पर्पज हो गया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, दूसरा पर्पज हो गया एजुकेशन को प्रमोट करना, रिक्रिएशन को प्रमोट करना। देन नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना इन द ऑफ द एरिया एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। आपको पता है इन्वायरमेंट में कितने प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, आपको पता है इन्वायरमेंट में कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये स्पीशीज जो इतनी सारी पाई जाती हैं, इनको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। इनको कंजर्व करना भी नेशनल पार्क बनाने का उद्देश्य है। नेशनल पार्क इसलिए बनाए जाएंगे ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टैब्लिश हो सके और कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को रोका जा सके। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन सेशन है ये इंटायर सिलेबस का है। तो आप ऐसा मत सोच रहे कि पहला टॉपिक क्लियर हो रहा है, फिर दूसरा टॉपिक क्लियर हो रहा है, फिर तीसरा टॉपिक। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पहले 4 नंबर के, फिर 10 मार्क्स के, फिर 20 मार्क्स के मिक्स हमने कवर किए हुए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन। देखो ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन सोइल इरोजन, देन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये जनरल कंसेप्ट पक्का पूछे जाते हैं 4 नंबर में या 10 नंबर में। तो इनको पक्का पढ़ के जाना है आपने आपने जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो, एसिड रेन हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, या हमारा जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो, इन सभी को जनरल सेंस में पक्का पढ़ के जाना। ये लीगल लैंग्वेज, लीगल लॉ के कंसेप्ट नहीं है, ये जनरल साइंस के कंसेप्ट हैं, पर ये पेपर में आते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है? तो जब ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात की जाती है तो एक ओजोन लेयर का पहले आपको पता होना चाहिए। हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, जो लेयर आपको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है आपको? सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। जो किरणें आती हैं सूरज की, हानिकारक किरणें होती हैं, यूवीज किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट, तो इनको धरती पे आने से रोकती है हमारी ओजोन लेयर। अगर ये किरणें धरती पे आ जाएंगी तो लोगों को स्किन का कैंसर, बहुत गर्मी और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी जो एनवायरनमेंट में ह्यूमन बीइंग के लिए भी सही नहीं होंगी, एनिमल्स के लिए भी सही नहीं होंगी। तो ये जो ओजोन लेयर है, इट इज अ लेयर इन द एटमॉस्फेयर दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द रेज ऑफ द रेज ऑफ द सन। लेकिन ये जो ओजोन लेयर है, ये लगातार पतली होती जा रही है। इट इज कंटिन्यूसली थिनिंग, ये लगातार पतली होती जा रही है। और इसमें शेड भी देखा गया है, एक होल भी देखा गया है कि ये पतला, ये पर्दा पतला पड़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर का पतला पड़ना ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। तो बेसिकली ओजोन लेयर डिप्लेशन मींस द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ लेयर कॉल्ड ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का ग्रेजुअली थिन होना, पतला होना, कमजोर होना, उसमें छिद्र पड़ना ओजोन लेयर डिप्लेशन कहलाता है। बेसिकली इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। तो सूरज की रोशनी जो है, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट वायलेट रेज होती हैं, उससे बचाती है हमें ओजोन लेयर। लेकिन लगातार इसका पतला होना हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है इस टाइम पे बनी हुई।
Ozone layer is mainly found in the lower portion of the Earth's atmosphere. तो अर्थ एटमोस्फियर के लोअर पोर्शन में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी और लगातार ओजोन लेयर का पतला होना, ओजोन लेयर का डिप्लीट होना ओजोन लेयर डिप्लीशन कहलाता है। नाउ कारण क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन के? क्या ऐसे कारण है जिससे ओजोन लेयर लगातार डिप्लीट हो रही है? तो क्या कारण है? पहला कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस है, जो आपके एयर कंडीशनर से निकलने वाली गैस है, ये लगातार ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, पतला करती है। अनरेगुलेट रॉकेट लॉन्चेस, आपको पता है कंट्रीज आजकल बहुत रॉकेट लॉन्चेस करती है, बहुत सारी कंट्रीज, और वो रेगुलेटेड भी नहीं होते, उससे भी ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स, नेचुरल कॉजेज, बहुत से नेचुरल कॉजेज भी हैं जो हम नेचुरली, जंगलों में आग लग रही है, नेचुरली हम लोग जो है वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, उससे बहुत सी ऐसी गैसें निकलती हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रही हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। दिस इज अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लीशन। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? क्या इफेक्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन का? सबसे पहले इसका इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। मैंने आपको बताया ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। ह्यूमन बींग्स को चमड़ी का कैंसर, उसके अलावा आईज की प्रॉब्लम, उसके अलावा बहुत से ऐसे इफेक्ट्स उनको देखने को मिलते हैं ह्यूमन बींग के ऊपर इस ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से। सूरज की आने वाली रोशनी जो डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स के कंटेक्ट में आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, जो इफेक्ट जो कि बहुत हानिकारक है, उसकी वजह से एनिमल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है इसका। एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एनिमल्स को बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। इन्वायरमेंट को एज ए होल, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, एक्योटिक लाइफ हो, फ्लोरा हो, फोना हो, सबको नुकसान पहुंचता है इस ओजोन लेयर की डिप्लेशन की वजह से। सूरज की आने वाली जो किरणें वो डायरेक्ट जब इन्वायरमेंट में पहुंचती हैं, मैरीन लाइफ जो पानी की लाइफ है उनको बड़ा ज्यादा खतरा होता है। नाउ हमें क्या सोल्यूशन है हमारे पास ओजोन लेयर डिप्लीशन से बचाने के लिए इन्वायरमेंट को? तो सबसे पहले अवॉइड द ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, जो ओजोन गैस डिप्लीट, ओजोन डिप्लीट सब्सटेंसेस है। ओजोन डिप्लीट सब्सटेंसेस मतलब जो सब्सटेंसेस ओजोन को पतला करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं, जो ओजोन की परत को थिन करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हमने अवॉइड करना है, उनको हमने इग्नोर करना है, वो यूज हमने नहीं करनी है। जैसे रेफ्रिजरेटर, जैसे एसी, जैसे हमारे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, तो वो हमने कम यूज करना है उनका। हमने मिनिमम यूज ऑफ व्हीकल, व्हीकल का यूज कम करना है हमने। हम लोग व्हीकल का यूज कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करो। आप अपनी पर्सनल व्हीकल से और ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हो, तो व्हीकल का यूज कम करो, उससे भी ओजोन डिप्लीट हो रही है। यूज इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट, आई एम सॉरी, यूज इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट एंड यूज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड शुड बी प्रोहिबिटेड, NO2 शुड बी प्रोहिबिटेड। तो ये सारे काम करके आप ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से इन्वायरमेंट में बचा सकते हो, ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से आप बचा सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन। मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, तो अच्छे से पढ़ लेनी है। अब एसिड रेन की बात की जाए, नाम ही बता रहा है कि एक एसिडिक रेन, जो हमारी वर्षा आ रही है, वो वर्षा ऐसी वर्षा जो सही नहीं है, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जिसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जिसमें बहुत सारी गैसेस पानी से मिलकर मिक्सचर करके एक गलत इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने वाली रेन है। तो एसिड रेन वही रेन होती है। तो एसिड रेन क्या है, बेसिकली होता क्या है? इट रिजल्ट्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर इमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द winds एंड एयर। तो बेसिकली जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड, ये बारिश के साथ मिल जाती हैं और हवा के माध्यम से यहाँ से वहां इन्वायरमेंट में फैलती हैं और बारिश के माध्यम से नीचे आती हैं, तो ये एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन इज बेसिकली अ रेन विच इज एसिडिक इन नेचर। इट इज अ रेन इन विच sulfur dioxide, nitrogen oxide, these oxides are basically mixed with the water and air, and they come in environment and pollute the environment. Nitrogen oxide, sulfur dioxide,
रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ ये रिएक्ट करती हैं गैसेस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, एंड अदर केमिकल्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, और इनकी वजह से सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनता है। बेसिकली जो ये हानिकारक ऑक्साइड्स गैसेस हैं, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, ये पानी से मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं, नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। और ये जो एसिड बना रही हैं सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड, इन एसिड की वजह से ही ये एसिड रेन होती है। एसिड रेन एज अ नेम सुजेस्ट कैन बी सेड एज रेन विद हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये वो रेन है जो हार्मफुल, जिसमें सब्सटेंसेस होते हैं। कोजेस क्या है इसका, एसिड रेन क्यों हो रही है? मेन कोज है सल्फर और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पार्टिकल्स। जो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, जब ये पानी से मिलते हैं, बारिश के पानी से मिलेंगे तो धरती में आएंगे, तो ये एसिड रेन का रूप लेकर आएंगे। अब आप देखो ना, आज आपको पता है इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश्ड है, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं एनवायरनमेंट में जाता है, वहां पे ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल्स वहां पे एनवायरनमेंट में खड़े हो जाते हैं। हम आग चलाते हैं या वोल्केनिक इरप्शन होता है या हम लोग प्लास्टिक जलाते हैं, सारा धुआं ऊपर जाके वहां पे एनवायरनमेंट में जमा हो जाता है। जब बारिश आती है तो वो सारी गैसेस उस पानी से मिलकर एसिडिक वाटर बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करती हैं, नाइट्रिक एसिड पैदा करती हैं, और जब धरती पे गिरती हैं तो चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, सबको इफेक्ट करती हैं। तो क्या इफेक्ट है इसका? ये हार्मफुल एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए। इट washes away all nutrients, essential elements from द वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये क्या करती हैं, जो बारिश नीचे आएगी तो एग्रीकल्चर के जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे सही सही तत्व हैं, वो सारे पानी में इफेक्टिवली सारे पानी में खराब हो जाएंगे उस पानी से। रेसी रेस्पिरेटरी इश्यूज इन एनिमल एंड ह्यूमन, ह्यूमन और एनिमल के बीच सांस लेने का इश्यू बढ़ जाता है इससे। आई होप आपको ये भी समझ आ रहा होगा। इट डैमेजेस द बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स। अब आप देखो ताजमहल, जो ताजमहल है हमारा, आगरा का ताजमहल, वो लगातार येलो शेड में जा रहा है। क्यों येलो पड़ रहा है? वो रीजन क्या है? एसिडिक रेन, रेन उस पर पड़ती है, वो एसिडिक रेन होती है, और ताजमहल और बहुत सारी बिल्डिंग्स को ये रेन डैमेज करती है। हार्मफुल फॉर मैरीन लाइफ, एक्यूटिक इकोसिस्टम, जो पानी की लाइफ है, एक्यूटिक इकोसिस्टम है, उसके लिए भी बहुत हार्मफुल है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लो विद ट्विंस आपको हर प्रकार की एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। चाहे आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अपनी एलएलबी बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, एलएलएम की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एलएलएम की क्लासेस की तैयारी कर रहे हो, सीबीआई की तैयारी अगर आप कर रहे हो, हर जगह आपको हमसे हेल्प मिलने वाली है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें, लो बिटवीन्स को। हमारे टेलीग्राम पेज को जरूर 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 फॉलो करें, इस पे हम लोग बहुत ऑफर देते हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। टेलीग्राम पेज लो ऑफ द ट्विंस, हमारे इंस्टाग्राम पेज लो ऑफ द ट्विंस को पक्का फॉलो करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप हमें हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, आपकी यूनिवर्सिटी बता के, आपका पर्टिकुलर मोटो बता के आपने क्या करना है, क्या सीबीआई में जाना है, एआईबी में जाना है, किसकी तैयारी आपने करनी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने इकट्ठी की हुई हैं